हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग क्विज पर डे करते हैं, ठीक है दोस्त। आज भी क्विज चालू कर दिए हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन फिजिक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। लास्ट में जरूर आप लोग बोलिएगा कि होमवर्क जो है रोज रोज छूट जा रहा है, ठीक है। आज मेरा क्वेश्चन रहेगा क्विज का कि बताइए मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा मैं अगले क्विज में जरूर आंसर बताऊं, ठीक है। आइए फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? तापक्रम से, ठीक। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। कहने का मतलब है कि थर्मोस्टेट का क्या उद्देश्य है, यानी क्या काम है, तो तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम है। यानी थर्मोस्टेट जहां वर्ड आ गया, समझो कि थर्मो मीन्स टेम्परेचर, स्टेट माने अवस्था, यानी एक समान टेम्परेचर का अवस्था जो बनाए रखेगा उसी को क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हैं तो सुरक्षित तापमान क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। जो रेफ्रिजरेटर होता है ना घर में भाई साहब, उसमें खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितना टेम्परेचर रखना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यानी अगर जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा ना तो वह कुरकुरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरकुरे हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए जो अतिरिक्त नमी होता है ना बिस्कुट के अंदर, उसको खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है या सोख लेता है। कोई दिक्कत है? कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। इसका कहने का मतलब है बाबू कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ के पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। यानी उसका गुप्त उष्मा निकलता है, यानी कोई पेय पदार्थ उसका गुप्त उष्मा क्या करता है? निकलता है, सोख लेता है, जिससे वो चीज क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जैसे मान लो पानी में हम बर्फ डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। कहें कि सर जो पानी का गुप्त उष्मा होता है ना उसको सोख लेता है। कौन? बर्फ। और जिससे वो क्या हो जाता है? उसका गुप्त उष्मा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। नहीं, हमारे शरीर से ठंडे के दिनों में जब हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं दोस्त, तो भाप निकलता है। क्या निकलता है? भाप निकलता है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? हमारे शरीर से गुप्त उष्मा का क्या होता है? कमी होता है, अर्थात गुप्त उष्मा बाहर निकलता है। गुप्त उष्मा बाहर निकलता है। कोई दिक्कत है? आइए, बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, ठीक है। घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। यानी जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है ना उसमें CFC का प्रयोग होता है। किसका? CFC का, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन का प्रयोग होता है। चलिए देखिए, कह रहा है कि घरेलू जो रेफ्रिजरेंट होता है बाजी, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है। तो ये सही है, लेकिन आर गलत है। देखिए, कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र में प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग होता है। किसका? अमोनिया का। यानी बड़े घरेलू प्रशीतक में, शीतगृह संयंत्र प्रशीतक में,
लेकिन अगर कह देगा कि छोटे अगर घरेलू प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेटर्स के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उसमें किसका रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसी CFC के चलते ही क्या होता है कि ओजोन लेयर में क्या होता है, कमी होता है, छिद्र होता है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती है। कोई दिक्कत है? यदि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण आर, सुनिएगा, बर्फ एक दुर्बल चालक है। ए और आर दोनों सही है, यानी बर्फ एक दुर्बल चालक है। बर्फ कैसा चालक है? दुर्बल चालक है, बर्फ प्रबल चालक नहीं है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है, यानी फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, किसका? शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब शीशे की छड़ भाई साहब भाप में रखिएगा ना, वेपर में, तो क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, लंबाई बढ़ जाती है। साथ ही इसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है, तो चौड़ाई भी बढ़ जाती है। यानी शीशे के छड़ की लंबाई और चौड़ाई भाप में क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा। करे कि नीचे दिए गए धातु के गोलक और धातु के वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। यानी एक ठोस गोला है धातु का, एक वलय के आकार का गोल है, ठीक है, बीच में खोखला है, ध्यान दीजिएगा, चक्र जैसा है, ठीक, बीच में खोखला है और गोल है केवल, एक है कि ठोस गोला है। कोई दिक्कत है? करे कि पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करके करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापमान के प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाता है। कहने का मतलब है दोस्त कि तापमान के प्रसार के कारण अगर ठंडा अवस्था में क्या किया जाए कि ये गोल चक्का में अगर ठोस गोला को पास कराया जाए तो उसमें अटक जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन वहीं पर जब वलय को गर्म कर दिया जाता है, वलय को, तो उससे गोला पास कर जाता है, क्योंकि गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गर्म करने पर छिद्र का आकार बढ़ जाता है। ये कई बार दोस्त पेपर में पूछा है कि अगर लोहे या स्टील के ऊपर एक छिद्र है, अगर उसको गर्म करेंगे तो उसके छिद्र के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके छिद्र का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कई बार पेपर में पूछा है, ठीक ना। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालन करता है। लोहे के तुलना में जो गुटका होता है यानी लकड़ी होता है वह अच्छा चालन करता है। गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि लोहा जो है लकड़ी की अपेक्षा क्या करता है, अधिक चालन करता है। यानी कहने का मतलब है कि ठंडा का अधिक चालन कौन करता है, लोहा, और लकड़ी कम चालन करता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है, हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, तो बढ़ती है, बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि खूब गर्मी करेगा ना, खूब टेम्परेचर रहेगा तो बारिश आने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, क्योंकि हवा का तापमान बढ़ेगा, अगर सूर्य के प्रकाश बढ़ेगा तो हवा का तापमान बढ़ेगा, और हवा के तापमान बढ़ेगा तो उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जिससे बारिश होने की संभावना भी बढ़ेगी। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, यानी वाष्पीकरण तेज हुई, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और वाष्पीकरण की दर अगर धीमी रहेगी तब ना ओस बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? सही कथन नहीं है क्या सर? तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, नहीं, गलत है। ठीक है, आर्द्रता नियंत्रित करता है कौन, तो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कूलर जो है ना यह आर्द्रता को नियंत्रित करता है, यानी आर्द्रता को बढ़ाता है, नहीं कूलर वगैरह। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। वातानुकूलक
जो होता है ना कमरे में लगा वातानुकूलक नियंत्रित करता है तो केवल आर्द्रता एवं तापमान को, आर्द्रता एवं तापमान को। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है। डेजर्ट जो कूलर होता है द्वारा शीतलन आधारित है। डेजर्ट माने क्या होता है? मरुस्थलीकरण, यानी ऐसा कूलर जिसमें पानी का उपयोग नहीं होता है, यानी सूखा कूलर। ठीक है, तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है तो वाष्पन शीतलन पर, वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगर कोई कंप्रेस्ड गैस है ना उसको आप छोड़िएगा ना तो कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। कह रहा है कि गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीला जो कपड़ा है ना वह सबसे जल्दी सूख जाएगा। गीला कपड़ा सबसे जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। कम आर्द्रता अधिक तापमान पर। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जाड़े के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है घर में ही, काहे कि कम आर्द्रता होता है। क्या होता है? कम आर्द्रता और तापमान भी कम होता है। समझ में आ गया ना? तो उससे मतलब नहीं है, आर्द्रता आपका कम रहेगा तो कोई चीज हवा में भी सूख जाएगा। बात समझ रही है ना? तो इसीलिए ठंडा में देखिएगा कि बाहर धुंध गिर रहा है लेकिन उसकी आर्द्रता क्या रहता है? रूम का टेम्परेचर या आसपास के आर्द्रता कम रहता है। यह ठंडे ये थी बरसात के दिनों में आर्द्रता ज्यादा रहता है, आर्द्रता ज्यादा रहता है, जिससे बरसात के दिनों में घर में कपड़ा देर से सूखता है एज कम्पेयर टू ठंडा। मामला समझ में आ गया? अगर बरसात के दिन में खूब झमाझम एकदम बारिश हो रहा है, जमुना के कहते हैं भाई साहब कि क्या कहते हैं उसको, खूब मूसलाधार बारिश ना, जो ना मखे लगा देला, झिमझिम झिमझिम बरसात खूब लगैले बा, 2-4 दिन से प्रकाश नहीं खे उगत, निकलत नहीं खे, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? घर में कपड़ा पसार देते हैं तो कपड़ा जल्दी सूखवे नहीं करेगा। अब वहीं ठंडा के दिनों में घर में पसारिएगा ना रसगन पर तो जल्दी सूखेगा, क्या कि आर्द्रता उस समय कम होता है। आज बरसात के दिन में आर्द्रता ज्यादा होता है। बात समझ गए होंगे? आइए वीडियो में बने रहिए, मजा के साथ पढ़िए। जब पानी में नमक मिलाया जाता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पदार्थ में अगर अशुद्धि मिलाइएगा, क्या करें कि जब कोई भी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर उसमें क्या होता है कि उसका क्वथनांक बढ़ता है और जो जमनांक है वह घटता है। इसीलिए सर जी ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्या होता है ना कि मम्मी वगैरह जब भी मसाला डालती है ना सब्जियां में तो खूब फदा सीझने लगेगा, मार फदफदाने लगेगा। यानी इसका कारण जानते हैं? क्वथनांक उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसमें अशुद्धि मिलाएं, अशुद्धि जितना ही मिलाइएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा और जमनांक घटेगा। कोई दिक्कत है? कह कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाए तो पानी के क्वथनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक क्या होता है? घट जाता है। हिमांक ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, क्योंकि नमक मिलाने से उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और उसका हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और कहता कि ऊंचाई वाले स्थानों का तापमान कम होता है। सही बात है। देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं है। अगला सुनिएगा, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, तो रजत परत। कौन सा परत? यानी जो थर्मस का बोतल होता है ना दोस्त, उसके पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो रजत का। और रजत कहे तो चांदी का। रजत कहे तो चांदी के संकेत क्या होता है? Ag। अब परमाणु संख्या 47। और सोना का परमाणु संख्या 79, 79। और इसका संकेत क्या होता है? Au। क्या होता है? Au। ठीक है। थर्मस फ्लास्क में थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें संचालन, सम्मोहन एवं विकिरण द्वारा उष्मा का कोई हानि नहीं होता है। अर्थात न तो उसमें सम्मोहन प्रक्रिया होता है
नहीं उसमें चालन होता है, न ही उसमें विकिरण होता है। और सबसे भाई साहब बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ऊष्मा संचरण की 3 विधि कौन कौन, तो चालन, सम्मोहन और विकिरण, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ठीक है, अगर इसमें सबसे तीव्र पूछेगा कि फर्स्ट कौन सा है, तो विकिरण, उसके बाद कौन सा है, सम्मोहन, और उसके बाद लास्ट में कौन है, चालन। कोई दिक्कत है? ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से, द्रव में पूछ दे तो सम्मोहन विधि से, अगर गैस में पूछ दे तो ठोस और गैस में सम्मोहन विधि द्वारा होता है, विकिरण विधि द्वारा केवल निर्वात में या गैस में होता है। कोई दिक्कत है? आइए, गैस में सम्मोहन और विकिरण दोनों प्रक्रिया द्वारा होता है। बात समझ गए? बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। यानी भाई साहब गर्मी में अगर उजला कपड़ा पहनिएगा तो ज्यादा आरामदायक होगा, यानी कंफर्टेबल होगा, क्योंकि क्या करता है ना, वो जितना भी सनलाइट आता है ना तो उससे सारे प्रकाश को क्या करता है, यानी सभी रंगों को वह क्या करता है कि परावर्तित कर देता है, यानी वह क्या करता है कि उस पर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, यानी कुछ भी ग्रहण करके नहीं रखता है। कह रहा है कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, गलती है कि नहीं? गलती है। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो देखिए, सफेद कपड़ा ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, ये सही है, लेकिन जाड़े के दिनों में हम लोग उजरा वस्त्र पहनते नहीं है। ठीक है, काला ज्यादा बेटर रहेगा, गर्मी देगा। ठीक, इसीलिए भाई साहब जाता ना कोट आएगा ना, मैक्सिमम करिया कलर के, कॉमन करिया, ठीक, काला, बात समझ रहे हैं ना। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, हल्का रंगीन कपड़ा गर्मी में वरीयता दी जाती है। ठीक है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। ये और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी हल्का रंग जो फीका कलर नहीं होता है वो सब क्या करता है कि ऊष्मा को कम अवशोषित करेगा। ठीक है, और वह क्या करता है कि ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। हल्के रंग कपड़ों को गर्मी की वरीयता दी जाती है। दोनों बातें सही हैं। अब आइए दोस्त हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था तो भू राजस्व। अगर पूछेगा कि मुगल कालीन व्यवस्था में, यानी मुगल काल जितना समय तक था ना, तो मुगल कालीन भारत में राज्य की सबसे आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व, यानी भूमि से जो राजस्व वसूला जाता था, जो कर वसूला जाता था, वही आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स था, यानी जरिया था। ठीक है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है तो भू राजस्व का। किसका प्रतिनिधित्व करता है? भू राजस्व का। यानी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में माल कहा जाता था किसको, तो भू राजस्व को। किसको? भू राजस्व को। कोई दिक्कत है? कह रहा है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह कौन सा ऐसा शासक था? जहांगीर। कहने का मतलब है दोस्त कि वह कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था या सम्राट था जिसने तंबाकू की खेती पर या तंबाकू पर यदि किया था, निषेध लगाया था, यानी प्रतिबंध लगाया था। वह कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, यानी मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त कहने का मतलब है कि उस पर कोई कर नहीं लगेगा। ठीक है, राजस्व मुक्त अनुदान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए मास। मदद ए मास। अगर पूछेगा भाई साहब कि मुगल शासन व्यवस्था में या मुगल काल में मदद ए मास किसको कहा जाता था, तो विद्वानों को दी जाने वाली वैसी भूमि जो राजस्व कर से मुक्त थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए मास। मदद ए मास। ठीक है, कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चकला का मतलब क्या होता है, तो सूबा एवं परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था।
यानी ऐसा चकला शब्द, चकला उस भूमि के लिए किया जाता था, चकला शब्द उस भूमि क्षेत्र के लिए किया जाता था जो सरकार के समानार्थी नहीं था, अर्थात सरकार का उस पर अधिकार नहीं था। ठीक है, सूबा और परगना के बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता था? चकला कहा जाता था। ठीक है, अब कह रहा है कि अधिकारी और उसका कर्तव्य, यानी कौन सा अधिकारी, जैसे दीवान ए तन अधिकारी था मुगल काल में, तो उसका क्या काम था? तो जागीर व वेतन को देखना, यानी जागीर व वेतन को देखना दीवान ए तन का क्या था? काम था। दीवान ए तन का काम था। मुस्तारफी क्या था? तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुस्तारफी का क्या काम था? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना क्या कहलाता था? मुस्तारफी। क्या कहलाता था? मुस्तारफी। मुशरिफ क्या होता है? तो कार्यालय को संभालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो मुशरिफ का। किसको? तो मुशरिफ को। कार्यालय को संभालने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? मुशरिफ को। अर्थात सर जो कार्यालय को संभालता था उसे मुशरिफ कहा जाता था। मुशरिफ क्या था सर? तो एक अधिकारी था। क्या था? अच्छा, वकियानविश। वकियानविश क्या करता था? तो वकियानविश का काम था कि प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना, यानी जितना चिट्ठी चपाटी आता था ना तो उसका सूचीबद्ध यानी लाइन बाय लाइन सरिया कर उसको रखता था, यानी सही ढंग से उसको सुमेलित करता था। यही काम था किसका? वकियानविश का। किसका? वकियानविश का। सत्य कथन क्या है? तो अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रस्ताव किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। प्रमुख सिक्का क्या था? दाम था। वह जिसने राम सीता की आकृतियों और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, वह कौन थे शासक? तो अकबर। भाई साहब बहुत VVI क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि मुगल शासक यानी मुगल वंश का वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने राम सीता के नाम से, यानी राम सीता के नाम से दोस्त राम सीए लेख अंकित करवाया था सिक्का पर। वह कौन सा शासक था? मुगल शासक। तो अकबर था। कौन था? जो कि सीता और राम के नाम से राम सीए सिक्के पर लेख अंकित करवाया था। देखिए, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, यानी मुगल शासन व्यवस्था में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। ठीक ना। शाहरुख नामक चांदी के सिक्का चलाया था किसने? शाहरुख नाम के चांदी का सिक्का किसने चलाया था बाबू? तो बाबर ने। किसने? बाबर ने। बहुत VVI क्वेश्चन है ये सब। इस शाहरुख नाम से सिक्का किसने चलाया था? तो बाबर ने। अच्छा, राम सीता के नाम से सिक्का किसने चलाया था? तो अकबर ने। तंबाकू की खेती को प्रतिबंध किसने किया था? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। बहुत सुंदर। बहुत। माल शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो भू राजस्व के लिए। भू राजस्व के लिए। मदद ए मास शब्द किसके लिए? तो विद्वानों को दी जाने वाली वैसी भूमि जो कर मुक्त थी उसको मदद ए मास कहा जाता था। राजस्व कर से जो मुक्त भूमि थी जो विद्वानों को दिया जाता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। वीडियो में बने रहिए दबा के एकदम। ठीक। अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था क्या सर? तो हल की संख्या। हल की संख्या। अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार क्या था? तो हल की संख्या। हल की संख्या अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का सबसे प्रचलित आधार था। हल की संख्या। हल की संख्या पर भू राजस्व वसूली किया जाता था। मुगल कालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था वह सहाब नहर था। यानी वह कौन सा ऐसा नहर था बाबू जो जिसे मुगल कालीन नहर, वह कौन सा मुगल कालीन नहर था जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो सहाब नहर। कौन नहर? सहाब नहर था। ठीक है।
कह रहा है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था, तो लगान निर्धारण का तरीका था। यानी कहने का मतलब है कि मुगल काल कहिए या मध्यकाल कहिए, उसमें बटाई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, तो लगान निर्धारण का तरीका था। क्या चीज, लगान निर्धारण का तरीका था। कौन सा, बटाई। कौन सा, बटाई। ठीक है। आइए, कह रहा है कि मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है। क्या सर, तो युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण होता था। यानी मुगल चित्रकला में कौन कौन सा चित्र, क्या क्या चीज का चित्रण होता था, तो युद्ध दृश्य का चित्रण होता था, पशु पक्षी का चित्रण होता था, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण होता था तथा दरबारी चित्रण किया जाता था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। अगर पूछ देगा बाबू कि चित्रकला की मुगल शैली को किसने प्रारंभ किया था, तो हुमायूं ने। किसने, हुमायूं ने। खुद ही कहते। चलिए, वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे, सुनना ध्यान से, वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाना तक बनाया था। कारखाना माने समझ रहे हैं ना, फैक्ट्री का निर्माण किया था हुमायूं। हुमायूं। अब लड़का इसे क्या मारेगा, जहांगीर, क्योंकि जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था ना। खुद ही कहते, यही एकमात्र ऐसा शासक था जो कहता था कि क्या, कि अगर कोई मेरे सामने चित्र लाए तो उसका भाव किसने बनाया और आंखें किसने बनाई। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो शाहजहां को। किसको, शाहजहां को। तो लड़का मारेगा इसको, ध्यान से देखना। लेकिन चित्रकला के लिए फैक्ट्री किसने बनाया था, कारखाना, तो हुमायूं। किसने, हुमायूं ने ही 7 दिन 7 रंग का वस्त्र पहनता था। वह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था दोस्त। जो हुमायूं था वह ज्योतिष में काफी विश्वास रखता था, इसलिए वह 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था। कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ रहे होंगे। दस्ताना ए अमीर हमज का चित्रकन किसने किया था, तो अब्दुल समद द्वारा। यानी दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रण किया गया था किसके द्वारा, तो अब्दुल समद द्वारा। अब्दुल समद द्वारा। ठीक है। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे, कहने का मतलब है कि जहांगीर के दरबार के वह कौन कौन से चित्रकार प्रसिद्ध थे। सुनिएगा ध्यान से। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, आकारिजा, मोहम्मद नागेर, मोहम्मद गुराद, मनोहर माधव और गोवर्धन। खुद ही कहते। तो देखो, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, ये 2 चीज माइंड में रखना। ठीक है, ये हमेशा पूछता है। कौन सा, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। ठीक। आइए अब हम लोग बढ़ेंगे भूगोल की ओर। किधर, चलिए देखिए, हम लोग हरित क्रांति की ओर बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में आज जितना डिटेल्स में होगा सारा के सारा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी, जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। यानी पूछेगा कि हरित क्रांति किस शताब्दी में शुरू हुई थी, तो 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में। कब, तो सर 1967 से 68 ईस्वी में शुरू हुआ था हरित क्रांति। नहीं, 1967 से 68। और दूसरा हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई रहे, 1986 से 87। 1986 से 87 ईस्वी में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। ठीक है। करे कि हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम है, जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान। 7वें दशक के दौरान। ठीक। अगर दशक पूछेगा तो 7वें दशक। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई नई एमएस स्वामीनाथन द्वारा है। पूछ देगा कि सदाबहार क्रांति कौन सी क्रांति, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है। किसके द्वारा, तो एमएस स्वामीनाथन द्वारा। एमएस स्वामीनाथन द्वारा। कौन सी क्रांति, सदाबहार क्रांति। यानी अगर पूछेगा कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति किसके द्वारा लाई गई थी, तो एमएस स्वामीनाथन द्वारा। अब भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछ देगा तो नॉर्मन बोरलॉग को।
कह रहा है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। नॉर्मन ई बोरलॉग को। विश्व क्रांति से गहरा संबंध है, सॉरी, विश्व में हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किससे? तो डॉक्टर स्वामीनाथन से। यानी भारत में अगर कहेगा ना कि हरित क्रांति से गहरा संबंध किसे रहा है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन का। यानी डॉक्टर स्वामीनाथन का संबंध किससे है भारत में? हरित क्रांति से। ठीक है। हरित क्रांति अभिप्राय है किसका? तो उच्च उत्पाद वेराइटी प्रोग्राम का। यानी उच्च उत्पाद वेराइटी प्रोग्राम का हरित क्रांति से अभिप्राय है। यानी भारत में अगर कहेगा कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो उच्च उत्पाद वेराइटी प्रोग्राम। उच्च उत्पाद वेराइटी प्रोग्राम। मोटे अनाज, दलहन, गेहूं तथा तिलहन में से हरित क्रांति संबंधित है तो गेहूं उत्पादन से। यानी हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से। या पूछता है कि 500% वृद्धि किस में हुई थी? तो गेहूं में। और उसके बाद दूसरा प्रभाव किस पर पड़ा था? तो चावल पर। अगर पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल। कौन सी है? चावल। याद रखना, ठीक है। मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। या बाजरा या मक्का के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका? अमेरिका का। ठीक है। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ है, उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों हुआ, गेहूं था। कौन था? गेहूं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है तो गेहूं के उत्पादन में। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है तो किस चीज में? तो गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति प्रयुक्त पादप फसल थी मैक्सिकन गेहूं से। अगर पूछेगा कि हरित क्रांति जो है ना, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी फसल थी तो मैक्सिकन गेहूं। कौन सी गेहूं? मैक्सिकन गेहूं। अब मैक्सिकन गेहूं पर ही यह सर्वप्रथम क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। उसके बाद में सारा हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैक्सिकन गेहूं से। यानी मैक्सिको के जो गेहूं था ना, उसी को मैक्सिकन गेहूं कहा गया है। ठीक है। यानी मैक्सिको देश के गेहूं को ही क्या कहते हैं? मैक्सिकन गेहूं। अगर पूछेगा कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है, तो देखिए इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। किसका? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति। भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? 1986 से 87 ईस्वी में। हरित क्रांति के घटक है कौन कौन सा? तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सब हरित क्रांति के घटक है। अगर पूछेगा कि कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति के कौन कौन से घटक है? तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन है। ठीक। अगर कह दे कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप आर, कारण आर, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, बात सही है, लेकिन भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं का में वृद्धि भी हुई, ये भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का आंसर पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए भारत में हरित क्रांति के फल तो हो गया। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि क्षेत्र के सभी क्रांतियां शामिल है। अगर कहेगा कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, तो इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल है। इंद्रधनुषी क्रांति में कृषि क्षेत्र के सभी क्रांतियां शामिल है। ठीक। आइए थोड़ी सी और है। करे कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि
किस क्रांति की देन है? तो हरित क्रांति के। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन फ्लड अर्थात सर दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। मत्स्य पालन, नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अब भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, और बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति यानी स्वर्ण क्रांति का संबंध उद्यान से है। किससे? उद्यान कृषि से, उद्यान बागवानी कृषि से। ठीक है, गुलाबी क्रांति संबंधित है तब प्याज से या झींगा उत्पादन से। कौन सी क्रांति? झींगा मछली उत्पादन से या प्याज से भी गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी कलर के प्याज ना होला ऊपर से। जीरो टिल बीज, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था तो जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, कहाँ? उत्तराखंड। अब भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 1960 में, याद आ गया ना? ठीक है दोस्त, यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।